गुरु नानक देव की जयंती पर मनी 9 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं वरुण। आज आपकी छुट्टी होगी शायद, लेकिन हमारी नहीं है, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी खबरें ढूंढकर जो सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा बुलेटिन मनी टाइम और आज की पहली खबर है बैंक और एटीएम से जुड़ी हुई, जिससे आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। अगले हफ्ते पूरे देश में बैंकिंग सर्विसेज प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने 19 नवंबर को राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक की घोषणा की है, यानी हड़ताल की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि इस हड़ताल के मद्देनज़र उसने हड़ताल के दिन बैंक ब्रांच और ऑफिस में कामकाज सुचारू रूप से चले, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी हड़ताल की वजह से ब्रांच और ऑफिस में दैनिक कामकाज प्रभावित होने की पूरी आशंका है। हड़ताल की वजह से एटीएम सेवा भी प्रभावित हो सकती है। 19 नवंबर को महीने का तीसरा शनिवार है। महीने के पहले और तीसरे शनिवार को सभी बैंक खुले होते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं बुलेटिन की, जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है, जो जुड़ी हुई है एक परेशानी से। क्या आप भी किसी कंपनी से परेशान हैं और आपकी शिकायत का कहीं समाधान नहीं हो रहा है? तो ऐसे ही जो परेशान निवेशक हैं उनके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने सोमवार को स्कोर्स प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशकों की शिकायतों के समाधान को लेकर परिपत्र जारी किया है। शिकायतकर्ता के शिकायत समाधान से संतुष्ट नहीं होने पर अब समीक्षा का विकल्प उपलब्ध है। सेबी ने कहा कि शिकायत के निवारण में आसानी, गति और सटीकता बढ़ाने के लिए कार्रवाई की तारीख से 1 वर्ष के भीतर स्कोर्स पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी। हालांकि ये कुछ शर्तों के अधीन रहेगा और इसमें शिकायतकर्ता के सूचीबद्ध कंपनी या पंजीकृत मध्यस्थ से संपर्क किया होना जैसी शर्तें शामिल हैं। हमारी अगली खबर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की आर्थिक स्थिति पर मुख्य आर्थिक सलाहकार का क्या कहना है, इसी बारे में है। चले जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक स्तर पर एक साथ कई संकट पैदा होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर हालत में है और इसकी वृद्धि की अच्छी रफ्तार बनी हुई है। नागेश्वर ने कहा कि दुनिया इस समय कई संकटों के दौर से गुजर रही है, जिसमें उच्च मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक कदम, ऊंची ब्याज दर, रूस और यूक्रेन का युद्ध और चीन में सुस्ती जैसे तमाम पहलू शामिल हैं। उन्होंने कहा इस समय देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अप्रत्याशित हैं, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत मजबूत स्थिति में है और इसकी वृद्धि की रफ्तार भी अच्छी है। अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स विभाग ने एक सलाह दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि टैक्स पेयर्स को अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट हर तिमाही में देखना चाहिए, ताकि एचआरए की कटौती में हुई किसी भी गड़बड़ी को समय रहते पकड़ा जा सके। वित्त मंत्रालय ने कहा कि टैक्स पेयर्स को सिर्फ आयकर रिटर्न भरते समय ही अपने एआईएस को नहीं देखना चाहिए। करदाताओं को यह काम हर तिमाही में करना चाहिए। एआईएस को गौर से देखें और कोई भी गड़बड़ी मिलने पर उसके बारे में तुरंत सूचित करें। इससे गलत ढंग से किसी लाभ का दावा करने वाले व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। सरकार ने पिछले साल नवंबर में अपने पोर्टल पर नया एआईएस जारी किया था, जिसमें करदाता से जुड़े वित्तीय ब्यौरे समग्र रूप से शामिल होते हैं। इसमें ब्याज, लाभांश, प्रतिभूतियों के लेन देन, म्यूचुअल फंड और विदेश से भेजी गई राशि समेत तमाम व्यापक सूचनाएं इसमें शामिल होती हैं। आईपीओ बाजार में उतरेगा एक और एनबीएफसी कंपनी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, जी हां, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड ने आईपीओ से 1600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। डीआरएचपी के मुताबिक इस आईपीओ के तहत एसबीएफसी की तरफ से 750 करोड़ रुपए मूल्य के नए शेयर जारी किए जाने के साथ ही 850 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। ओएफएस में कंपनी के प्रवर्तकों के पास मौजूद शेयरों की बिक्री की जाएगी। 2017 में स्थापित एसबीएफसी इस आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल अपनी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में करेगी।
देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा महिंद्रा समूह। महिंद्रा ग्रुप ने भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ MOU यानी कि एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो समझौता है 2026 से हर साल 10 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने की उसकी पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रतिबद्धता का हिस्सा है। ये साझेदारी स्त्री पुरुष समानता के लिए काम करेगी और इसके तहत शुरू होने वाले कार्यक्रम वंचित महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित होंगे। इसके तहत एक सहयोगी मंच तैयार किया जाएगा जो देश भर में वंचित महिलाओं को टेक्नोलॉजी की ताकत का लाभ उठाने में मदद करेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बिल्डर्स के लिए ये हमारी अगली खबर है, ज़रूरी खबर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काम करने वाले रियल एस्टेट कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तगड़ा झटका लगा है। इस फैसले में बिल्डर्स को पट्टे पर दी गई ज़मीन की बकाया राशि पर वसूली जाने वाली ब्याज दर सीमा को हटा दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश UU ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से दायर उस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 10 जून 2020 के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। इस आदेश में बिल्डर्स पर बकाया राशि के लिए अधिकतम 8% की ब्याज दर तय की गई थी। हवाई यात्रियों को खरीदना पड़ रहा है महंगा टिकट क्योंकि एयरलाइंस कंपनियों के विमान ठप पड़े हुए हैं। घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो के लगभग 30 विमान आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण ठप खड़े हैं। वैश्विक स्तर पर विमानन उद्योग को आपूर्ति श्रृंखला में बड़े व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है। 1 नवंबर को विमानन सलाहकार कंपनी CAPA ने कहा था कि भारतीय विमानन कंपनियों के 75 से अधिक विमान वर्तमान में रखरखाव और इंजन से संबंधित मुद्दों के कारण बंद खड़े हुए हैं। हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ने और विमानों की संख्या घटने से किराए में अचानक वृद्धि हो गई है, यानी कि लगातार किराए बढ़ रहे हैं लेकिन हवाई जहाज नहीं बढ़ रहे हैं। अब IPO बाजार से जुड़ी है आज की आखिरी खबर। IPO से कमाई का मौका ढूंढ रहे निवेशकों को जल्द मिलेगा एक नया मौका। पॉलीमर बनाने वाली कंपनी साहा पॉलीमर्स और वाइन बनाने वाली कंपनी सुला वाइन यार्ड्स को IPO लाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। साहा पॉलीमर्स IPO के तहत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इक्विटी शेयर जारी करेगी। सुला वाइन यार्ड्स रेड, व्हाइट और स्पार्कलिंग वाइन बनाने के मामले में मार्केट लीडर है। वहीं दूसरी ओर आर्कियन केमिकल्स इंडस्ट्रीज ने अपने IPO की पेशकश से पहले एंकर निवेशकों से 658 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। कंपनी का IPO बुधवार को खुलेगा और 11 नवंबर को बंद होगा। तो यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर होता है सीधा असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड करें मनी9 के ऐप को ताकि तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें समय पर। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, अलविदा।